हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी के केस लॉज स्टार्ट कर रहे हैं। एविडेंस के हो गए हम लोगों के केस लॉ 2022 के सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ा रहे हैं हम आपको। आज आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी सारे सुप्रीम कोर्ट के केस होंगे और 2022 के लीडिंग केसेस हैं, डिसाइडेड केसेस हैं। पहला केस देखें। पहला निर्णय है छेरतू राम उर्फ चैनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको प्रावधान अपने लिए समझना ज़रूरी है कि प्रावधान से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उसमें कौन कौन से सेक्शन में ये हमें केस लॉ देना है। दूसरी चीज़ उसमें समरी क्या है, उस मैटर में हुआ क्या है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। आपके पास चूंकि इतना समय नहीं होगा तो आप प्रावधान में सिर्फ धारा लिख दें अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो सिर्फ आप निर्णय सार लिखें, निर्णय लिखें और निर्णय सार लिख दें। इतना ही टाइम होता है आपके पास। बहुत शॉर्ट में आप इतना भी बड़ा निर्णय नहीं लिख पाएंगे निर्णय सार में। जितनी बात याद रह जाए, अच्छी अच्छी सारी लाइनें आप जो जूस है इस केस लॉ का, जिस भी केस लॉ को आप लिख रहे हैं वो लिख देंगे, तब भी आपको पर्याप्त नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। निर्णय सार पहले देखें हम लोग। प्रावधान क्या है इस निर्णय का। छेरतू राम उर्फ चैनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें धारा 302 और 86 जो भी धारा हम कह रहे हैं वो सब भारतीय दंड संहिता की हैं। नशे की हालत में अपीलार्थी द्वारा अपने ही पिता की एक छड़ी से पीट कर की गई हत्या के मामले में उसको या उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध की वैधता। देखना ये है इस मामले में कि चूंकि नशे की हालत में थे पिता और पुत्र दोनों ही, और उसी बीच उनका विवाद हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो भारतीय दंड संहिता की धारा 86 है जो बताती है कि नशे में आदमी है, और हालांकि ये स्वैच्छिक महत्ता से संबंधित धारा है 86, तो इसमें क्या नशे में होने का फायदा दिया है, इनको अपवाद स्वरूप लिया है इस मामले को, या फिर 302 के अनुसार दोष सिद्ध किया है। तो देखें निर्णय सार क्या कहता है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले बिंदु में बताया निर्णय में कि घटना की रात हुआ क्या। घटना की रात 26-27 जुलाई 2010 की बात है ये। अपीलार्थी अपने पिता गोईदा, जो कि घटना में मर गए हैं, के साथ अपने मकान में था और दोनों ने शराब पी रखी थी। उनके बीच किसी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने एक डंडे से अपने पिता गोईदा की क्रूर और बर्बर तरीके से पिटाई की। डंडा जो था भारी लकड़ी का था और उससे उन्होंने अपने पिता की पिटाई कर दी। परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के सिर पर प्राणघातक 3 चोट के अलावा उसके गर्दन, चेहरे, सीने, पेट और पीठ पर भी अनेक, कुल मिला के 11 चोट पाए गए, चोट के निशान पाए गए या चोटें पाई गई कह सकते हैं, जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4 का खंड 4 में आपको बताया गया है कि कार्य अगर इतना आसन्न पूर्ण हो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो आपराधिक मानव वध ना होकर हत्या होगा। ये धारा 300 का खंड 4 है, खंड 4 के अंतर्गत आएगा, और उसको धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा आजीवन कारावास का दंड विधिपूर्ण एवं न्यायोचित है। तदनुसार विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के दोष सिद्धि के साथ अपीलार्थी के आजीवन कारावास के दंड की पुष्टि। समझ गए होंगे आप मैटर। पूरा मैटर यही था कि ये लोग पिता पुत्र दोनों मिलकर शराब पी रहे थे, दोनों ही नशे में थे, किसी बात पे विवाद हो गया, पिता ने कोई बात कह दी होगी जिस पर पुत्र को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया
और इतना मारा उनको कि वो मर गए। और मारने के दौरान उसने सिर पे भी 3 ऐसे चोट मारी हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगी कि जो पर्याप्त थी मृत्यु के लिए। और भी जगहों पर मतलब बर्बरता पूर्वक वो मारता रहा अपने पिता को और उसने हत्या कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विचारण न्यायालय द्वारा इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई 302 के अनुसार वो ठीक है, और उस पर उच्च न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगाई है, दोष पुष्टि की है। दोनों ही न्यायालय अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कहीं पर भी ये 86 धारा के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अंतर्गत बचाव या अपवाद स्वरूप मामला नहीं है। इन्होंने अपने पिता की हत्या की है और ये आजीवन कारावास के लायक हैं, सजा के भुगतने के लायक हैं। दूसरी बात उन्होंने और क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पॉइंट में, भारतीय दंड संहिता की धारा 86 अपीलार्थी की नहीं अपितु अभियोजन पक्ष की मदद करेगा। और भी अच्छी बात कर दी उन्होंने, कहा कि जो धारा 86 का फायदा है वो क्या होगा, अभियुक्त को ना बल्कि अभियोजन को मिलेगा, अभियोजन की मदद करेगा, और कहीं से भी ये अभियुक्त को फायदा नहीं पहुंचाएगी धारा 86। आगे चले हम लोग। दूसरा निर्णय देखें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का 2022 का निर्णय है। भूतपूर्व कांस्टेबल महादेव बनाम महानिदेशक, कहाँ के महानिदेशक है, सीमा सुरक्षा बल और अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसको भी समझ लें मामला क्या हुआ था। प्रावधान में हम लोग समझेंगे प्रावधान किन किन धाराओं से संबंधित है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 96, 97, धारा 100, 105, 302 और 300 का अपवाद 2, ये सब भारतीय दंड संहिताओं के संबंधित ये केस है। मतलब इन धाराओं में से कोई भी धारा पूछी जाती है तो वहां पर ये केस लॉ आप लिख सकते हैं। हुआ क्या है, मामला को समझ लें शॉर्ट में। घटना के समय भारत बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में तैनात अपीलार्थी के द्वारा स्मगलरों की एक टोली द्वारा स्वयं के घेर लिए जाने पर आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से मृत एक स्मगलर की हत्या में उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि की वैधता तथा अपीलार्थी को प्राप्त प्रतिरक्षा के अधिकार का मृत्यु कारित करने तक विस्तारण का परीक्षण। हुआ क्या है मामले में, ये जो भूतपूर्व कांस्टेबल है महादेव, ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी कहाँ थी इनकी, भारत बांग्लादेश सीमा पर थी। ड्यूटी के दौरान एक टोली थी स्मगलरों की जिसने इन्हें घेर लिया और इन्होंने पहले हवाई फायर किए 1-2, फिर भी वो स्मगलर इनके पास आते चले गए। जब इन्होंने देखा कि बहुत करीब आ गए हैं तो इन्होंने गोली सामने से चला दी, जिनमें से एक स्मगलर मारा गया। हालांकि इन्होंने क्लेम किया कि हमको धारा 100 का फायदा मिलना चाहिए कि हमने अपनी प्रतिरक्षा करने में मृत्यु कारित की है, इसलिए हमें भारतीय दंड संहिता के अपवाद 96, 97 और खास तौर से 100 का फायदा मिलना चाहिए, या फिर 105 का फायदा मिलना चाहिए कि अपनी जान को जोखिम में पाकर हमने ऐसा काम किया जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालांकि इन्हें अपवाद स्वरूप तो लाभ नहीं मिला, मगर इन्हें 302 के अनुसार सजा ना मिलकर, मतलब हत्या, इनके मामले को हत्या ना मानकर आपराधिक मानव वध माना है सुप्रीम कोर्ट ने। देखें निर्णय सार क्या कहता है। जहां की अपीलार्थी घुसपैठियों के एक समूह के सामने था जो उसके बिल्कुल नजदीक आ गए थे और हथियारों से लैस थे और अपीलार्थी पर आक्रमण करने वाले थे, वहां उसके पास अपनी राइफल से उन पर फायरिंग करके अपनी जान बचाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प शेष नहीं बचा था और इस प्रक्रिया में घुसपैठियों में से एक मारा गया।
तथा शेष सीमा पार करके बांग्लादेश में भाग गए। इन तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये अपराध पूर्णतया भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग द्वारा दंडित किया जाएगा, तदनुसार आदेशित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन्होंने देखा कि इनकी जान को खतरा है और वो लोग इनको मार सकते हैं, स्मगलर लोग इन पर अटैक करने ही वाले थे, तो इन्होंने अगर गोली चलाई है तो और उसमें कोई स्मगलर मर गया है तो ये हत्या नहीं है, इनके द्वारा हत्या नहीं हुई है, बल्कि जो धारा 300 का अपवाद 2 है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा में हत्या कारित कर देना, और अगर प्रतिरक्षा करते वक्त आप अपनी प्रतिरक्षा के दौरान हत्या कर देते हैं तो वो हत्या ना हो वध कर देते हैं किसी का, तो हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध है। और ये कहने का मतलब ये हुआ इनको 300 के अपवाद 2 का फायदा मिला और इनके मामले को हत्या ना मानकर आपराधिक मानव वध माना गया, और भारतीय दंड संहिता की जो 304 धारा है आपराधिक मानव वध के लिए दंड, उसके प्रथम भाग द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, ना कि 302 के अंतर्गत। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय सुना दिया और इस तदनुसार आदेशित कर दिया गया। अब हम लोग चले अगले पेज पर। ये भारतीय दंड संहिता का निर्णय 3 है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इम्पोर्टेंट के केस लॉ है ये, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो और भी अच्छा है। निर्णय देखें हम लोग। निर्णय है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुभाष उर्फ पप्पू AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहले देखें प्रावधान क्या है इसमें। प्रावधान में बताया गया धारा 302 और 149 भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामला है। ये क्या कहा है, दोष सिद्ध की वैधता जहां घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु घटना के 30 दिन बाद हुई और मृतक ने घटना के दूसरे दिन अपना बयान दर्ज कराया था जिसे मृत्युकालिक कथन माना गया। दूसरी बात क्या बताई गई, क्या इसमें प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अंतर्गत दोष मुक्ति की वैधता जहां धारा 149 का उल्लेख आरोप पत्र में नहीं था किंतु अपराध के अंतर्वस्तु का उल्लेख था। एक तो मामला हो गया कि 302 149 के अंतर्गत दोष सिद्धि कैसे होती है, क्या प्रावधान है। दूसरी बात कही गई कि जो एक धारा 142 लगाई गई थी उसमें क्या हुआ, आरोप पत्र में धारा 149 का उल्लेख नहीं था, मगर उससे संबंधित बातें सब बताई गई थी कि धारा 149 में होता क्या है। तो अगर आरोप में अगर वो शब्द मिसिंग है, लोप हुआ है, तो उसका निर्णय पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बात बताई गई है। तो जो कि CRPC की हमने आपको बताया था धारा 215 में और 464 में भी है, 215 464 CRPC पढ़ाई हमने दोनों बहुत विस्तृत पढ़ाई। फिलहाल निर्णय सार देखें इस मामले का हम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पॉइंट में क्या बताया है, पहला बिंदु क्या लिखा है, भले ही प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका ये रही कि उसने एक हॉकी स्टिक से मृतक पर प्रहार किया था, इस स्थिति में भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए जो चाकू मारने वाले विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य थे, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 जो कि संयुक्त दायित्व से संबंधित है, संयुक्त दायित्व की सहायता से मृतक बंगाली की हत्या कारित किए जाने के लिए अभियुक्त
प्रत्युत्तरदाता को भी दोषी अभिनिश्चित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय जो निर्णय दिए हैं उनके समर्थन में बात कही कि निर्णय सही है इन लोगों के, और भले ही जो अपीलार्थी प्रत्युत्तरदाता है, अपीलार्थी है, वो कह रहा है हमने सिर्फ हॉकी स्टिक से मृतक पर प्रहार किया था, इतनी बात उसकी ठीक है, मगर चूंकि उसके और जो साथी लोग थे और जो लोग थे उसके साथ में, उन्होंने चाकुओं से भी प्रहार किया और फाइनली वो व्यक्ति मर गया है। तो इन सब का 149 के अनुसार सामान्य उद्देश्य माना जाएगा, संयुक्त दायित्व माना जाएगा। और चूंकि प्रत्युत्तरदाता कह रहा है इसने सिर्फ हॉकी स्टिक से मारा था, फिर भी ये सब लोगों के साथ संयुक्त दायित्व होने के सब लोगों का संयुक्त दायित्व होने के कारण इसको भी उसकी मृत्यु के लिए दायी माना जाएगा। ये भी उसकी मृत्यु कारित करने में हिस्सेदार है, इसका भी संयुक्त दायित्व है, इसको भी छूट नहीं मिलेगी। भले ही जो चाकू मारने वाले लोग थे और जिन्होंने निर्मम हत्या की है, चाकू वगैरह चलाए हैं, उनके ही साथ इसका भी संयुक्त दायित्व है, ये भी उन्हीं के साथ आरोपित किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आरोप पत्र में बताया गया कि 100 धारा 149 का उल्लेख नहीं था, तो उसका क्या होगा ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। हालांकि पहले से भी कई केसेस में इतनी बात कह दी गई है। देखें दूसरा पॉइंट, आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती केवल तभी विचारणीय होगी या होगा जब उसके कारण अभियुक्त के साथ वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। यदि अपराध के तथ्यों का उल्लेख आरोप में कर दिया गया है, तब धारा का उल्लेख न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा। अभी हमने बताया CRPC धारा 464 में हमने आपको पढ़ाया है कि कहीं आरोप का लोप हो जाए या आरोप में कुछ ऐसी गलती हो जाए, लोप हो जाए, त्रुटि हो जाए, जिससे न्यायालय को न्याय करने में कोई असुविधा ना हो, न्याय दूषित ना हो, तो वहाँ पर आरोप में किसी गलती, त्रुटि या लोप को कभी भी तात्विक नहीं माना जाता है, उस गलती को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और वैसे भी सिर्फ धारा 149 का उल्लेख नहीं था, बाकी सारे तथ्य थे कि किस तरह से इन लोगों ने मिलकर हत्या की है, कौन कौन ये दायी थे, तो सारी बात हो चुकी है। तो इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है आरोप में, और आरोप बिल्कुल ठीक है, और फाइनली इनको सज़ा मिलना चाहिए धारा 302 149 के तहत संयुक्त दायित्व के आधार पर। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने अपना केस, जो पहले से निर्णय दिए गए थे विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा, उनका समर्थन किया और अपने आदेश को अवलिखित कर दिया। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पर। चौथा निर्णय IPC का, उत्तराखंड राज्य बनाम सचेंद्र सिंह रावत, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहले देखें क्या है केस का प्रावधान ये भी धारा 302 से संबंधित है, और 302 का अपवाद 4 से संबंधित है ये केस। तो 302 धारा 302 का अपवाद 4 है। पहले आप बाद में प्रतिरक्षा है, दूसरे में प्रकोपन है, तीसरे में लोक सहायता, लोक अभियोजक द्वारा कार्य है, लोक सेवक द्वारा, और चौथे में है झगड़ा जनित कार्य द्वारा हत्या कारित करना। अचानक झगड़ा हो जाए और उसमें कोई व्यक्ति हत्या कर दे, तो वो हत्या न होकर आपराधिक मानव वध कहलाता है। ये कहलाता है धारा 302 का अपवाद 4। देखें मैटर क्या था। मृतक के सिर पर प्रत्युत्तरदाता द्वारा लाठी से प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित करने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए जाने की वैधता
जहां मृतक की मृत्यु घटना कारित होने के 10 दिन बाद हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि विचारण न्यायालय किसी व्यक्ति को इस मामले में सजा दे रहा है, वो दे रहा है 302 के अनुसार। वो मान रहा है कि इन्होंने हत्या की है, जबकि उच्च न्यायालय के पास जब अपील की गई है तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है धारा 300 के अपवाद 4, मतलब वो उच्च न्यायालय मान रहा है कि हत्या नहीं है, ये आपराधिक मानव वध है। और क्योंकि केस एक ही है, मामला एक ही है कि घटना के 10 दिन बाद व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें दो न्यायालयों के दोनों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग निर्णय हैं। विचारण न्यायालय हत्या मान रहा है, जबकि उच्च न्यायालय आपराधिक मानव वध मान रहा है। तब चुनौती बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो विचारण न्यायालय को सही बताएगा या उच्च न्यायालय को। तो देखें निर्णय सार इसका क्या कहता है। निर्णय सार में है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, सिर शरीर का नाजुक भाग होता है और सिर पर मात्र एक प्रहार भी मृत्यु का कारण बन सकता है। प्रति उत्तरदाता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग 3 और भाग 4, भाग 3 में आपको बताया गया है कि कोई ऐसा आप चोट पहुंचाएं, उपति पहुंचाएं जिससे जो कि मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। और भाग 4 में बताया गया है कि इतना आसन्न पूर्ण कोई आप कार्य करें जिससे मृत्यु हो जाना संभव है। तो दोनों ही ये हत्या से संबंधित 3 और 4 भाग हैं, ना कि आपराधिक मानव वध से। तो 3 और 4 के अंतर्गत आएगा, ना कि अपवाद 4 के अंतर्गत। मतलब समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने सिर पर प्रहार किया है और सिर इतना या सर इतना नाजुक चीज होता है कि एक ही प्रहार में मृत्यु हो सकती है, तो इसका मतलब आपका आशय था कि आप मृत्यु करना चाह रहे हैं, आपने इस आशय से प्रहार किया कि आप मृत्यु कारित कर दें, तो आप धारा 300 के खंड 3 और 4 के अनुसार हत्या के आरोपी हैं, हत्या के अपराधी हैं, ना कि आपराधिक मानव वध के। कुल मिला के आपने हत्या की है, ना कि आपराधिक मानव वध किया है। तद अनुसार और इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय जो था उसकी पुष्टि कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय का जो आक्षेप किया गया था कि ये हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध है, उस उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और अपील अनुज्ञात कर ली, अपीलार्थी की अपील को अनुमति दे दी। इस तरह से ये हम लोगों का आज के ये 4 केस लॉ हमने आपको बताया आईपीसी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे सेक्शंस में हमने आपको बताया पहले भी जब हमने आईपीसी पढ़ाई थी। तो आईपीसी के मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मेंस में पेपर में आते हैं, वो हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। धारा 200, 299, 300, 300, 301, 2, 3, 4, क्योंकि इस पोर्शन से लगभग 80% क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है आईपीसी में। धारा 299 से लेके और 307 तक, 307, 308, 309 तक कह सकते हैं, जो हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ाया है। मेनली क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, आपको समझना होता है। और उसमें से भी खास तौर से 2 ही 3 धाराएं आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जो केस लॉ से संबंधित है। धारा 299, 300 और 302, 304, 308 कि किसमें अपराध बन रहा है, उसको बहुत ध्यान से आप मैटर को समझेंगे। इसीलिए हम आपको 302 से और 299 से रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज का करार दे रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन देख कर समझ सकें कि आपको 299 मतलब आपराधिक मानव वध में रखना है किसी मैटर को या हत्या में रखना है। इसी से बहुत क्लोज क्वेश्चन आता है, इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से मिलते हैं, इसलिए इन केस लॉज को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए, यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा। और हमने चूंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा है, इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपके पास सर्कुलेट कर दिया है 9450770672।
बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर, इसलिए आप कोशिश करिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए और सारी क्यूरीज हमें बताइए, हम उनका सोल्यूशन देंगे। हालांकि इसके लिए हमने आप बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। ये 500 रुपये देकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, और ये फ़ीस भी रिफंडेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप सिलेक्शन ले लीजिए, फ़ीस भी वापस दे देंगे हम आपको, प्लस इनाम भी देंगे। कहने का मतलब है फ़ीस का कोई मैटर नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करिए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पर कम्युनिकेट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बट आप सिलेक्शन लीजिए। आप ज्वाइन हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तब भी कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पर डायरेक्ट डालिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आपको डे 1 से लेकर डे 100 तक सारे वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियो में जब आप चला रहे होंगे तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करते ही ये PDF खुलेंगे, जिस PDF में ये हैंड रिटन नोट्स होंगे, उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, नोट्स को अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो को देखिए, और वीडियो को बार बार चलने दीजिए। जैसे जैसे वीडियो आपके दिमाग में उतरता जाएगा, आपको मेंस के लिखते वक्त वो चीज़ें स्ट्राइक करेंगी और आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। कंप्लीट नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सब्जेक्ट वाइज भी बना दिया है, डे वाइज भी बना दिया है। जैसे भी आपको पढ़ना हो वैसे आप पढ़िए। आप पूरे नोट्स हैं, कहीं ना भटकिए, भटकने से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। कंप्लीट नोट्स हमने बना के दिए हैं, बहुत मेहनत से बना के दिए हैं। इन नोट्स को अच्छे से याद कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, और सारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है नोट्स बनाने में। तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथी सिलेक्शन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, हमारी मेहनत वसूल हो सके। इसी उम्मीद के साथ अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से केस लॉज और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।